अंतस में ज्योत जलानी है और इस ज्योत को स्मिता कभी बुझने नहीं देती है। समय समय पे हम सभी के बीच में सबको एक कड़ी के रूप में जोड़ते हुए चलती है। और आज का ये जो हमारा प्रथम सत्र है, प्रथम सत्र बदलता मीडिया बदलता दर्शक, और इसमें आज के हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर अनिल निगम जी, श्रीमान मनोहर मनोज जी, श्रीमती अनीता चौधरी जी, वो अभी थोड़ी देर में आ रही हैं, और साथ ही श्री अमित शर्मा जी। मीडिया समाचार और मनोरंजन का माध्यम है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव समाज पर पड़ता है। हमारी दैनिक जीवन में इसकी बड़ी भूमिका होती है और इस भूमिका को बहुत ही जिम्मेवारी के साथ अदा करने की हमें ऐसी अपेक्षा होती है हमारी मीडिया से। ये हमारी सोच व दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। और वर्तमान में मीडिया का स्वरूप बदला है, इसका माध्यम बदला है और निश्चित रूप से दर्शक भी बदले हैं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज का ये प्रथम सत्र उस विमर्श, उस मंथन को आप सभी के समक्ष लाने का एक प्रयास है। और आज हम किस ओर जा रहे हैं, इसी विचार हेतु आज का ये प्रथम सत्र है। इस प्रथम सत्र को मॉडरेट करेंगे श्री अमित शर्मा जी। अमित शर्मा जी का मैं मंच पर स्वागत करती हूँ, वो कृपया मंच पर आए। अमित शर्मा जी पत्रकार हैं, शिक्षाविद हैं और आप हेड टेक्निया टीवी के हेड हैं, टेक्निया टीवी के हेड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निया यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस स्टडीज़ IB यूनिवर्सिटी दिल्ली से हैं। आपके अनेक लेख पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं और आप के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ राजेश राज सर को कि वो आएँ और अमित जी का पटका देकर के उनका इस कार्यक्रम में औपचारिक अभिनंदन करें। अंतस सेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये जो कार्यक्रम है, कलम की नोक से साहित्य संगीत समाज, इसका जो प्रथम सत्र आज आयोजित हो रहा है, जो विमर्श आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, बदलता मीडिया बदलता दर्शक। और सबसे पहले मैं स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस विषय पर उन्होंने एक विमर्श आयोजित करने का सोचा और सबको आमंत्रित किया। आज यहाँ हम सब मौजूद हैं इस सभागार में। जो विषय है, मैं इसकी शुरुआत एक बहुत पुराना और बड़ा मशहूर शेर है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। मीडिया के संदर्भ में अक्सर इस शेर को कहा जाता है, लेकिन अगर आज ये शेर लिखा जाता तो शायद जो वर्ड अखबार है थोड़ा इसको बदल दिया जाता। यहाँ पर शायद न्यूज चैनल्स भी आ गए होते, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे शब्द भी शायद यहाँ लेने पड़ते। यही वो बदलाव है जो मीडिया लगातार देख रहा है पिछले तमाम सालों में। जैसे जैसे तकनीक बदली है वैसे वैसे मीडिया का रूप बदला है, इसका स्वरूप बदला है, लेकिन जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं, खासकर क्योंकि मीडिया जनसंचार का माध्यम है और आपकी बात लोगों तक पहुंचाता है, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाता है, तो वो बेसिक जो मूल आधार है मीडिया का वो नहीं बदलता है। लेकिन जाहिर सी बात है स्वरूप लगातार बदलता रहा है। तो इसी बदलते स्वरूप के विभिन्न आयाम हैं, उन तमाम आयामों पर हम आज चर्चा करेंगे। और यह हमारा सौभाग्य है कि आज जो वक्ता यहाँ उपस्थित है संगोष्ठी के, वो बड़ी अनुभवी और बड़ी विद्वान है और बहुत लंबा अनुभव सबका रहा है। जैसा प्रियंका जी ने परिचय कराया है, हमारे बीच मौजूद है श्री अनिल निगम जी, श्री मनोहर मनोज जी, और थोड़ी देर में सुश्री अनीता चौधरी जी भी, वो भी रास्ते में है, वो भी आ रही हैं, वो भी यहाँ मौजूद होंगी। तो ये जितने तमाम हमारे जो वक्ता हैं इनका बड़ा लंबा अनुभव रहा है। मैं शुरुआत करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर अनिल निगम जी से। डॉक्टर अनिल निगम जी वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षाविद हैं और पत्रकारिता में करीब 27 सालों का इनका अनुभव रहा है और पिछले 9 सालों से ये शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न है। वर्तमान में अभी IMS गाजियाबाद में पत्रकारिता और जनसंचार संकाय के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के तौर पर कार्यरत है। और इससे पहले एकेडमिक्स में आने के पहले इन्होंने पत्रकारिता में लंबा समय दिया है, खासकर प्रिंट मीडिया में। ये दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ रहे हैं, संस्करण प्रभारी रहे हैं, इनपुट एडिटर रहे हैं, हलचल पत्रिका में एसोसिएट एडिटर रहे हैं और अमर उजाला में भी इन्होंने काम किया है।
और इन तमाम जो करीब 30 सालों का अनुभव है प्रिंट मीडिया में, इन्होंने प्रिंट मीडिया के तमाम बदलावों को देखा है और उसके बाद अब ये मीडिया पढ़ा रहे हैं, तो जो नए बदलाव आ रहे हैं वो भी इनकी नज़र से गुजर रहे हैं। IMS ज्वाइन करने के पहले ये ग्रेटर नोएडा में जो IMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है वहाँ पर जनसंचार विभाग के डीन रहे हुए हैं और IMT न्यूज़ पोर्टल के संपादक भी रहे हैं और वर्तमान में मीडिया के विभिन्न आयामों पर ये इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी अपने विचार रखते हैं, तमाम जो नए आयाम उभर कर आ रहे हैं उन पर अपनी बात रखते हैं। श्री अनिल निगम जी ने 4 पुस्तकें भी लिखी हैं, पत्रकारिता के बदलते आयाम, हिंदी पत्रकारिता दृष्टि और सृष्टि, संपादन और पृष्ठ सज्जा, कोरोना काल पाठ की नजर, और इनके कई शोध लेख और जो इनकी जो कई लेख हैं वो विभिन्न पत्रिकाओं में, रिसर्च जर्नल पर प्रकाशित होते रहे हैं। करीब 800 से अधिक लेख जो है इनके वो विभिन्न पत्रिकाओं में और अखबारों में प्रकाशित हो चुके हैं। तो बड़ा ही लंबा अनुभव रहा है। कई सम्मान भी इन्हें मिल चुके हैं। इन्हें बेस्ट मीडिया एजुकेटर का सम्मान मिला है, GMAT ग्लोबल अवार्ड मिला हुआ है, शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है, पत्रकार गौरव सम्मान भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। लंबी लिस्ट है, मैं उसका ही नाम बता रहा हूँ। तो हम इनसे जानेंगे समझेंगे ये जो बदलता मीडिया, बदलता दर्शक, ये जो खास का जो मीडिया बदलता स्वरूप है उस पर विचार जानेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद है श्री मनोहर मनोज जी। मनोहर मनोज जी भी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और वर्तमान में ये संपादक और प्रकाशक है इकोनॉमी इंडिया की, जो मासिक पत्रिका देश भर से प्रकाशित होती है और लंबे समय से इसका प्रकाशन कर रहे हैं। साथ ही ये संस्थापक अध्यक्ष हैं भारतीय युवा पत्रकार संगठन के। ये संगठन भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके 6000 से ज़्यादा पत्रकार इसके सदस्य हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका जो इनकी जो जंग है वो लगातार चलती आ रही है और ये संयोजक है भारत परिवर्तन अभियान के, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना अभियान लगातार चलाता रहा है। साथ ही इनका एक YouTube चैनल भी है, सत्य असत्य और अंधसत्य के नाम से, और जो इनका ब्लॉग है राजदर्श के नाम से, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है दर्शकों में, लोगों पढ़ने वालों में। आर्थिक पत्रकारिता पर इनकी गहरी पकड़ मानी जाती रही है। लंबे समय तक इन्होंने जो इकोनॉमिक बीट होती है उस पर काम किया है और इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के ये लाइफ टाइम मेंबर भी रहे हैं भी हैं। और इन्होंने शुरुआत की थी, जो इनकी मुख्य रूप से शुरुआत हुई थी 1993 में राष्ट्रीय सहारा अखबार जो था, उससे इनकी पहचान बनी। खासकर जो लोग राष्ट्रीय सहारा पढ़ते होंगे उन्हें याद होगा कि हस्तक्षेप पेज एक निकलता था और सप्ताह में एक दिन निकलता था, बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। ये माना जाता था उस समय कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो हस्तक्षेप पढ़े बिना आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। उस पेज के जो संपादकीय टीम थी उसमें मनोहर मनोज जी थे और जी उसके बाद इन्होंने फिर जो नेशनल ब्यूरो था वहाँ संवाददाता रहे और 1998 में, बाद में मुंबई चले गए और राष्ट्रीय सहारा में मुंबई ब्यूरो चीफ भी हुए। 2003 में श्री मनोहर मनोज जी ने दैनिक भास्कर में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर ज्वाइन किया और फिर बाद में वह भी मुंबई के ब्यूरो संभाला। इनके भी 2000 से ज़्यादा लेख और जो विभिन्न रिपोर्ट्स हैं वो विभिन्न अखबारों में पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और उनकी कई पुस्तकें हैं जिनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महायुद्ध, व्यवस्था परिवर्तन, एक विमर्श, पहल एक नए भारत की रचना की आदि काफी प्रसिद्ध रही है। तो इसका भी स्वागत हम करते हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद है सुश्री अनीता चौधरी जी। अनीता चौधरी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और टीवी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनका लंबा अनुभव रहा है। इस समय वर्तमान में स्वदेश अखबार के राजनीतिक संपादक हैं और काफ़ी सक्रिय रहती हैं। इन्होंने माया पत्रिका से अपनी शुरुआत की थी पटना में। तो माया काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी उस वक्त की और तमाम जो लोग पढ़े रहे थे वो माया पत्रिका जरूर पढ़ते थे। वहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। फिर आकाशवाणी पटना में इन्होंने काम किया, सुदर्शन न्यूज़ में काम किया। सन 2007 से लेकर 12 तक ये न्यूज़ 24 में रही। उसके बाद इन्होंने न्यूज़ नेशन ज्वाइन किया और फिर दूरदर्शन का जो स्वच्छ भारत कार्यक्रम है उसकी क्रिएटिव डायरेक्टर रही और उसके बाद फिर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में भी इन्होंने काम किया और साथ ही केशव संवाद का जो पोर्टल है पत्रिका, उससे भी लंबे समय तक जुड़ी रही। तो हम सुश्री अनीता चौधरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये तमाम वक्ता ये विद्वान हमारे साथ मौजूद है। तो जैसा आज जी से बात हमारी मेरी हो रही थी, तो उम्मीद है कि ये जो 1 घंटे का सत्र है इसमें जो विमर्श होगा पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पे, बदलते दर्शकों पे, कुछ गंभीर चिंतन उससे निकल करके सामने आ पाएगा।
ताकि हम उस चिंतन का इस्तेमाल और पत्रकारिता और समाज साहित्य की बेहतरी में कर पाए। जैसा कि आप सबको पता है कि 1780 में बंगाल गजट निकाला था जेम्स अगस्टस हिस्की ने, वहाँ से हम अपने देश में पत्रकारिता की ऑफिशियल आधिकारिक शुरुआत मानते हैं और उसके बाद से लगातार बदलाव आते रहे हैं। खास करके स्वतंत्रता संग्राम से पहले का जो दौर रहा था, पहले का जो समय रहा था, वहाँ पर पत्रकारिता एक मिशन के रूप में स्थापित हुई थी। जो हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो तमाम लोग जो है उनमें से जितने बड़े नाम हैं वो सब कहीं ना कहीं पत्रकारिता की दुनिया से, पत्रकारिता के समाज से जुड़े रहे और उन सब के अपने अखबार रहे, अपनी पत्रिकाएं रही और बड़ा उनका मजबूत रोल रहा और उनकी बहुत ताकतवर भूमिका रही। और खासकर समाज में जो जागरण उस वक्त आ रहा था, जो नवजागरण पैदा हुआ था भारतीय समाज में, उसमें बड़ा रोल माना गया पत्रकारिता का। तमाम जो हमारे पत्रकार जो उस वक्त समाज में जो हमारे साथ जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो तमाम लोग बहुत मजबूती से जुड़े रहे और वो बदलाव हमारे समाज में आता रहा, वो जागरण हमारे समाज में आता रहा। अंग्रेजों के खिलाफ जिस चेतना की जरूरत थी, जिस राष्ट्रीय चेतना की जरूरत थी, उसको लाने में पत्रकारिता ने एक बहुत मजबूत भूमिका निभाई। वो एक दौर रहा है। उसके बाद हम अगर आए कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद का जो समय रहा, वो भी उसे भी पत्रकारिता का अच्छा समय माना जाता है, स्वर्णिम काल माना जाता है, जहाँ पर पत्रकारिता के नए रूप सामने आए। भारतीय चूँकि अंग्रेजों के समय पत्रकारों को के खिलाफ हमेशा दमन की नीति रही, जो तमाम कानून आते थे, उनका भी जो मुख्य उद्देश्य होता था वो ये होता था कि किस तरह से लोगों की आवाज़ को दबाया जाए, उनकी वो जो अपनी आवाज़ जो शासक पर तक पहुँचाना चाहते हैं उसको किस तरह से दबाया जाए। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद फिर हमने जब काम किया अपने इस रूप में, तो वहाँ पर पत्रकारिता एक नए रूप में उभरी और पत्रकारिता एक प्रोफेशनल साथ साथ मिशन के तौर पर भी स्थापित रही। लेकिन फिर ये देखा गया कि जिस तरह से प्रिंट मीडिया धीरे धीरे बढ़ता गया और भारतीय समाज में जिस तरीके से व्यवसायीकरण की बढ़ा, उसका असर कहीं ना कहीं प्रोफेशन पे भी पड़ा, इस पत्रकारिता के व्यवसाय में भी पड़ा। और तो जो वहाँ पे ये हुआ कि जो पत्रकारिता शुरुआती दौर में मिशन होती थी, पैशन होती थी, वो धीरे धीरे प्रोफेशन में बदल गई। तो व्यवसायिक पहलू जो है वो जुड़ने लगा था। खासकर 80 में और जो 90 का शुरुआती दशक रहा, वहाँ पर अखबार जो है वो जब बाजार हावी हुआ अखबारों पर, तो संपादक की भूमिका बदली। वो संपादक जो संस्था के रूप में स्थापित था भारतीय पत्रकारिता में, वो कहीं ना कहीं एक मैनेजर के रूप में स्थापित होने लगा। अखबारों को प्रोडक्ट के तौर पर कहा जाने लगा। जैसे बाकी प्रोडक्ट बिकते हैं बाजार में, वैसे ही अखबार भी प्रोडक्ट के तौर पर लिए जाने लगे कि हमें ये प्रोडक्ट बेचना है। तो बेचने के लिए जो तमाम चीज़ें चाहिए, तो जाहिर सी बात है जब बाजार हावी होता है तो कहीं ना कहीं जो मिशन होता है वो पीछे पड़ता है। तो बाजारीकरण की शुरुआत हमारे यहाँ हुई। उसके बाद दूसरा दौर जो आया तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर था। खासकर जब हमारे देश ने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, हमारे यहाँ नई नीति बनी, उसके बाद से जो तमाम विदेशी चैनल थे, जो विदेशी कंपनियाँ थी, वो आई भारतीय समाज में। तो जो मीडिया कंपनियाँ थी उनका भी उद्भव हुआ यहाँ पर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स स्थापित हुए धीरे धीरे करके और उनका बड़ा प्रभाव देखा गया। लेकिन ये वो दौर था जब पत्रकारिता को नई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तमाम चुनौतियाँ सामने आई। मैंने भी लंबे समय तक टीवी में काम किया है, अनिता जी भी हैं, तो वो बताएंगी भी कि किस तरह से वो तमाम चुनौतियाँ हमारे सामने आई। ब्रेकिंग न्यूज़ की एक मारामारी स्टार्ट हुई। अखबारों में ब्रेकिंग न्यूज़ का वो कॉन्सेप्ट नहीं था जो टीवी में हुआ। और टीआरपी की मारामारी स्टार्ट हुई। हम लोगों ने चैनल में काम किया। हमें याद है कि हर थर्सडे को जब सुबह टीआरपी आती थी सुबह सुबह, तो टीआरपी के आने के बाद से चैनल का मूड अचानक चेंज बदल जाता था। अगर अच्छी है तो फिर तमाम खुशियाँ होती थी, संपादक भी खुश होते थे, और अगर टीआरपी डाउन हुई है, गिरी है, तो फिर उस दिन जो तमाशा मचता था, हंगामा मचता था, फिर वो अगले 2 दिन तक चलता था। तो ये लगभग हर सप्ताह का खेल हो गया था। धीरे धीरे हम लोग अभ्यस्त भी हो गए थे इसके। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर इसका प्रभाव पड़ा और जो ग्लैमर था वो पत्रकारिता पे हावी हुआ। टीआरपी लाने के लिए तमाम तरह की चीज़ें की गई। कई चैनलों ने कई स्थापित मानक तोड़े। जो ऐसी चीज़ें भी टीवी पे दिखाई गई जिनको पहले खबर नहीं माना जाता था, जैसे भूत प्रेत की चीज़ें, कई घटनाएं, किसी लड़की ने किसी लड़के को उसके 20 वर्ष मिल गया तो वो बड़े हाइप होकर के चल रहे हैं। सास बहू का झगड़ा कहीं 20 वर्ष आपको मिल गया तो वो बड़े हाइप होकर चल रहे हैं। तमाम चीज़ें टीवी पे आई जिसको हम लोग पहले खबर नहीं मानते थे, मगर 20 वर्ष उनके महत्व होने की वजह से उन्हें हम
प्रमुखता से दिखाने लगे, तो उसका भी तुम्हारा का प्रभाव रहा। और उसके बाद जो फिर दौर रहा वो डिजिटल मीडिया का दौर रहा। धीरे धीरे सोशल मीडिया समाज पे हावी हुआ, इंटरनेट की दुनिया सामने आई, और इंटरनेट के जब इंटरनेट धीरे धीरे हमारे समाज में जिस तरह से अंदर आया, जिस तरह से वो तमाम लोगों के बीच पहुंचा, और खासकर से जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया और इंटरनेट बहुत सर्वसुलभ हो गया, तो डिजिटल मीडिया बहुत फला फूला। और आज भी हम कहें तो डिजिटल मीडिया का बड़ा दौर है। प्रिंट मीडिया कहीं थोड़ा पीछे दिख रहा है, टेलीविज़न चैनल भी जो है वो भी कहीं पीछे पड़ रहे हैं। तो स्थिति ये भी हो गई है कि जो लोग टेलीविज़न चैनल्स पे होते हैं उन्हें भी अपनी जो क्लिपिंग्स होती है वो काट करके वो सोशल मीडिया में डालनी पड़ती है, फेसबुक पे इंस्टा पे डालते हैं, तब लोग उन्हें देख पाते हैं। इस दौर में ये पीढ़ी लगातार बदलती रही। पिछले 5-6 7 दशक बीते, नई पीढ़ी सामने आई। सन 2000 के बाद हम जिस पीढ़ी से हैं, जो 70 दशक में जो लोग गुजरे, हम लोगों ने तमाम चीज़ों का खुद अनुभव किया। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने बेसिक फ़ोन का भी खूब इस्तेमाल किया और आज मोबाइल भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो इस मामले में हम इससे सौभाग्य कहें कि हम लोगों ने बदलते हुए तकनीक, बदलती दुनिया को खुद में महसूस किया है। लेकिन सन 2000 के बाद जो पीढ़ी है, जिसे हम जनरेशन जेड के नाम से जानते हैं, वो पीढ़ी जो है वो इंटरनेट की दुनिया में ही पैदा हो रही है और उसी दुनिया में बढ़ रही है। तो वो जितनी फैमिलियर है, उसका जो परिचय है इंटरनेट से और मोबाइल से, और उस पर जो कंटेंट आ रहे हैं वो उसको ही अपना मानती है। खासकर चूँकि हम लोग, मैं भी अभी मीडिया शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर अनिल निगम जी भी है, तो हम लोग जो बच्चों को लगातार देखते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ने की आदत कम हुई है, और मीडिया स्क्रीन जो है वो उनके लिए ज़्यादा फैमिलियर परिचित हो गई है। यहाँ तक कि अखबार जो है उस पर प्रिंट संस्करण वो शायद बच्चे कम ही पढ़ते हैं, और अखबार पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना बच्चों आज पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए स्क्रीन जो हो गई है वो चीज़ महत्वपूर्ण हो गई है। और सोशल मीडिया का बड़ा जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव वो समाज पर बढ़ रहा है। सोशल मीडिया ने कई सुविधाएं दी हैं आपको। आज हर व्यक्ति अपने आप में पत्रकार है। पहले आपको मीडिया हाउसेस तक जाना पड़ता था, जो मीडिया उद्योग होता था वहाँ पहुँचना पड़ता था, तब आप अपनी बात कह पाते थे। आज वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हर आदमी अपनी बात मजबूती से रख सकता है, और अगर आपकी बात में दम है तो वो सुनी जाती है। सोशल मीडिया पे वो चीज़ आज के दौर में लोग सुनते हैं, उस पर उस चिंतन भी शुरू होता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो नई चीज़ सामने आई, जो सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आ रही वो है पत्रकारिता की विश्वसनीयता को उठते सवाल। पत्रकारिता वो चीज़ रही है, विश्वसनीयता के बिना पत्रकारिता का कोई रूप सामने आ नहीं सकता है। अगर आप तक कोई खबर पहुंच रही है और आपको यकीन नहीं है वो खबर सही है, वो खबर तमाम तथ्यों से को जांच परखने के बाद स्थापित हुई है, तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए कि आप उसको खबर माने कि ना माने। तो विश्वसनीयता पे कई सवाल उठने लगे हैं। फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से समाज में फैला है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी समाज में फैल रही है। अलग अलग क्लासेस जो है, अलग अलग जो डाइवर्सिफाइड क्लासेस हैं, वो खबरों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरें आई हैं जब कई बार वायरल खबरों की वजह से दंगे हो गए हैं। तो ये बड़ी गंभीर चिंता की उभरती है, क्योंकि मीडिया में एक वर्ड है गेट कीपिंग, जो हम मीडिया जो छात्रों को पढ़ाते हैं। गेट कीपिंग क्या है कि मीडिया में आप तक वही खबर पहुंचती है, खासकर जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसमें आप तक वही खबर पहुंचती है जिसे जांचा परखा जाता है, जिसकी गेट कीपिंग की जाती है। संवाददाता से लेकर के संपादक तक जब वहाँ तक वो जो खबर पहुंचती है तो उसको जांच करने के बाद ही वो खबर आप तक पहुंचती है। लेकिन अब वो चीज़ कहीं ना कहीं धीमी पड़ी है। तो ये तमाम चुनौतियां हैं जो हम लगातार देख रहे हैं, और इस दौर में मीडिया आपके सामने है। रूप बड़ा बदला है, प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हम आ चुके हैं। तो अब किस रूप में है, मैं चाहूँगा सबसे पहले जो हमारे वक्ता यहाँ पे है थोड़ा अपना अनुभव सबके सामने रखें कि उन्होंने किस रूप में किस तरह से मीडिया को देखा है और किस तरह से ये रूप इसका बदल रहा है। मैं सबसे पहले चाहूँगा श्री प्रोफेसर डॉक्टर अनिल निगम जी से, आपने किस तरीके से मीडिया को देखा? लंबा अनुभव आपका रहा प्रिंट मीडिया में, 30 सालों के करीब आपने काम किया, पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया बदला है जिसकी भी हम लोगों ने चर्चा की। किस तरह से बदलाव रहा है, आज उस बदलाव को आप कहाँ पा रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद अभी जी। सबसे पहले तो मैं अंतःसेवा फाउंडेशन की संस्थापिका स्मिता श्रीवास्तव जी, इस अंतःसेवा फाउंडेशन के महत्वपूर्ण पिलर प्रियंका सिंह जी,
राजेश राज जी, उर्विजा जी और मंच में विराजमान मेरे मित्र अमित जी, अनीता जी, मनोहर जी और मेरे इस सभागार में उपस्थित सभी मित्रों, सर्वप्रथम सब लोगों को मेरा सादर अभिवादन और अंतःसेवा फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जो कार्य कर रहे हैं समाज में जाकर के। जिस तरीके से उनका जो ये प्रोजेक्ट है, मैंने देखा है उसको, गोधूली है ना, उड़ान है, ये दोनों जो है उन प्रोजेक्ट को मैंने समझा है, देखा है, बहुत अच्छा कार्य है, नेक कार्य है। तो उस सराहनीय कार्य के लिए आप लोग सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ जो है उसका स्वागत करें, शुभकामनाएं दें। अब मैं विषय पर आता हूं। जो अमित जी ने कहा कि जिस तरीके से मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे मैं आपको पत्रकारिता को बहुत लंबा नहीं, संक्षिप्त में जिस तरीके से मैंने देखा मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैंने जो अपने पत्रकारिता के जीवन की शुरुआत की वो 1996 में की थी। मैंने दैनिक जागरण से शुरुआत की थी। उस दौरान प्रिंट मीडिया काफ़ी डोमिनेंट था जर्नलिज्म में। और मैं तो एक जैसे होता ना कि आज मैं मीडिया शिक्षक भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो हम लोगों को जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, तो चार्ल्स डायना का एक स्टेटमेंट है जिसको लेकर के, जिससे शुरुआत होती, खबर बताई जाती है। कहा जाता है, if the dog bites the man, it's not news. If the dog bites the man, sorry, if the man bites the dog, it's news. शुरुआत कहां से होती है? निगेटिविटी से ही शुरुआत होती थी, पहले भी और आज भी पुरातन तरीके से ही मीडिया शिक्षक कई जगह पढ़ा रहे हैं। और उनका दोष नहीं है, दोष इसलिए नहीं है क्योंकि यदि आप कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो यदि परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो स्वाभाविक तौर पे जो मीडिया है वो भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो कैसे अछूता रह सकता है परिवर्तन से? तो जब परिवर्तन का दौर उसके साथ भी चल रहा है, चीजें उसके साथ भी बदल रही हैं। प्रिंट मीडिया के दौरान जैसे अमित जी ने बताया कि किस तरीके से शुरुआती दौर में पत्रकारिता मिशन थी, मिशन से प्रोफेशन, मार्केट, बाजार का दबाव। भाई मार्केट का दबाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि अखबार चलाना है, चैनल चलाना है, कोई मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। आज उसमें काम करने वाले लोगों को यदि पहले की तरह झोला टांग के और हवाई चप्पल पहन के और उनसे कोई ये पूछे भाई आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे पत्रकार हैं। पहले पूछा जाता था कि आप क्या करते हैं? पत्रकार। तो बोले ये तो ठीक है, लेकिन आप काम क्या करते हैं? बताइए, नौकरी क्या करते हैं? तो यदि यही चीज आज पूछनी पड़े तो कौन इस पेशे में आना चाहेगा? जहां ग्लोबलाइजेशन के बाद इतनी चीजें बदल चुकी हैं, जहां एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके चुनौती पैदा कर दी है कि ये जर्नलिस्ट का भविष्य क्या होगा, ये पत्रकारिता का भविष्य क्या होगा, जहां उन चुनौतियों पे बात हो रही है, जहां जेनेसिस जो गूगल का नया इस चैट जीपीटी, एआई तो पहले से हम सब लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव पहले से है, हम उसे यूज कर रहे हैं, हम समाचार पत्रों में यूज कर रहे हैं, हम चैनल्स में यूज कर रहे हैं, हम ये इंटरनेट मीडिया में यूज कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया के दो भाग हैं, जैसा कि अभी अमित जी बोल रहे थे कि सोशल मीडिया और हार्डकोर जर्नलिज्म में काम करने वाले जो लोग हैं, वेब मीडिया, न्यूज पोर्टल या उसके माध्यम से जहां खबरों का प्रॉपर वेरिफिकेशन और सोर्सेस का वेरिफिकेशन ये सब किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब जेनेसिस आएगा, जेनेसिस लॉन्च होने वाला है और जो बताया जा रहा है उसके बारे में साहब वो खबर भी लिखेगा, सारे कई ऐसे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कई ऐसे अखबार हैं जिन्होंने अपने डेटा आर्काइव को एक्सेस करने की परमिशन दे दी है गूगल को, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है कि जब वो आएगा तो वो कहते हैं खबर भी लिखेगा, शीर्षक भी लगाएगा, कैप्शन भी लिखेगा। तो फिर हमारी भूमिका क्या होगी? कहने का मतलब हमारी भूमिका फिर बदलेगी। मुझे याद है अच्छी तरीके से जब 96 के बाद 98 में दैनिक जागरण में कंप्यूटर लाया गया, कहा गया कि आप पहले हम लोग हाथ से खबरें लिखते थे और एडिट भी करते थे हाथ से। कहा गया साहब आप
जो जर्नलिस्ट है कंप्यूटर में खबरें लिखेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने विरोध किया पत्रकारों ने, कैसे कंप्यूटर से खबर लिखेंगे? हम कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है जो हम खबर लिखेंगे? हम तो हाथ से लिखेंगे, हमें आइडिया ही नहीं आएगा, विचार नहीं आएगा, क्योंकि बगैर आइडिएशन के आप कुछ कर नहीं सकते। भाई ठीक है, समाचार है, दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन बावजूद इसके परसेप्शन तो चाहिए ना, परसेप्शन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंगल तो चाहिए ना स्टोरी। तो वो एंगल कहां से आएगा जब तक आपका थॉट प्रोसेस नहीं चलेगा? तो एक वो चैलेंज आया, हम लोगों ने मना किया, लेकिन कहा गया नहीं भाई नौकरी करनी है तो करना पड़ेगा। लोगों ने सीखा, कहा गया नौकरियां चली जाएंगी कंप्यूटर आने के बाद, पता कोई नौकरियां नहीं गई, कम हुई, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। यह अलग बात है कि उनकी भूमिका बदलती जाती है। हम पहले संपादक की संस्था की बात करते थे, अब हम संपादक की संस्था की बात नहीं करते हैं, हम मैनेजर की बात करते हैं। कौन मैनेज कर सकता है अच्छे से, कितने कम पैसे में काम कर सकता है जो एडिटर होगा। तो ये जो दौर है, ये दौर अपने तरीके से चलता है, जब चीजें बदलती हैं, चीजें आती हैं, बदलती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है। हाँ, अब देखिए आज जो सोशल मीडिया का दौर है, जो पहले प्रिंट मीडिया फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो कहा गया था प्रिंट मीडिया आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं हुआ, प्रिंट मीडिया फिर भी चलता रहा। जब इंटरनेट मीडिया आया, कहा गया था जो है अब टीवी बाहर हो जाएगा, टीवी बाहर नहीं हुआ। ये बात ठीक है कि जिस तरीके से डिजिटल हो रही हैं चीजें, तो अब अखबार भी डिजिटल फॉर्मेट में ज्यादा पढ़ा जा रहा है, प्रिंट की जगह प्रिंट भी डिजिटल फॉर्मेट में ज्यादा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वो चेंजेस तो हैं, चेंजेस तो आ रहे हैं। आज बात होती है सोशल मीडिया की, तो मैंने आपको ये उक्ति जो चार्ल्स डायना की बताई, पहले कहा जाता है कि साहब जो नेगेटिव है वही चीज खबर है, लेकिन आज यदि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बगल में नीचे घुटने पे बैठ के बात कर रहे हैं तो वो भी खबर है। ठीक है, हालांकि खबर ये पहले भी होती थी, लेकिन जिस तरीके से चीजों का इंटरप्रिटेशन किया जाता था तो ये बताने की कोशिश की जाती थी जो पॉजिटिविटी में खबर नहीं है। आज यदि शेख हसीना के साथ जो है बाइडन अपना सेल्फी ले रहे हैं तो वो भी खबर है, वो खबर है। पहले हो सकता है खबर नहीं बनती। तो ये जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, उसमें परसेप्शन बदला है और बहुत तेजी से चीजें, आपने देखा होगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी इवन की पत्रकार पहले जो मतलब सोशल मीडिया के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, प्रधानमंत्री ट्वीट करेंगे या कोई और सोशल मीडिया में कुछ लिखेगा तो खबर बन जाएगी। आज सोशल मीडिया से कितनी खबरें हैं जो हमें अखबारों में, हमें चैनल्स में, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है और हमारी भागीदारी। ये लग बात है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं और कई तरह की चुनौतियां हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी अभी और बात करेंगे इस पर। मैं मनोहर बलोदी से जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी निगम जी बता रहे थे कि प्रिंट का जो स्वरूप था वो लगातार बदल रहा है और कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्मेट में प्रिंट आ रहा है, लेकिन उसके मूल भाव में अंतर है। जब आप अखबारों को पढ़ते हैं, जो हम लोग किताब और अखबार जब पढ़ते हैं वो, और जब आप स्क्रीन पर पढ़ते हैं, टाइमिंग माना जाता है कि जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपकी जो चीज़ों को देखने की क्षमता है, समझने की क्षमता, वो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पैनिंग का टाइम है वो कम हो रहा है। और अब तो एक जो नई परिपाटी शुरू हो रही है, जो रील्स आप देखते हो बड़ी पॉपुलर हो रही है सोशल मीडिया पे, और उसी को देखते हुए अब 3-3 सेकंड के स्पॉट बनाए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जो नए दर्शक हैं, जो नए बच्चे हैं, वो 3 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कई वेब सीरीज भी अब आ रही है जो हर 3 सेकंड में अपना कंटेंट बदल देती है, मतलब स्टोरी सेम रहती है मगर उनके सीन्स, उनकी चीज़ें बदल जाती हैं। तो मैं मनोहर बलोदी से जानना चाहूँगा कि आपने भी प्रिंट मीडिया में लंबा समय गुजारा है और अब आप ब्लॉग पे भी काम कर रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है। किस तरह से बदलाव आपके सामने आया और ये जो नया स्वरूप है इसे आप किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले आज के अंतस फाउंडेशन के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम की जो आयोजिका जो आयोजन करता है स्मिता जी को तो मैं मानता हूँ कि उनके जो
सरोकार हैं, उन्हें बिल्कुल एक लिविंग लीजेंड की तरह उन्हें एक तरह से ठहरा रहे हैं। दूसरा, आज के कार्यक्रम की जो प्रस्तुति प्रियंका सिंह जी ने किया, बड़ा ही भावप्रवण और बड़ा ही आकर्षक रहा। और कार्यक्रम के सारे अतिथिगण सबके अभिवादन के साथ आज जो मीडिया पर ये जो चर्चा हुई है उस पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। देखिए, ये जो संगोष्ठी है, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में पहला सत्र मीडिया पे रखा गया, यह भी बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विमर्श ज़्यादा ही एक तरह से समीचीन है, ज़्यादा ही प्रासंगिक है। अमित जी ने, इस कार्यक्रम के मॉडरेटर ने, जो मीडिया का जो पूरा परिदृश्य और पूरा एक ओवरव्यू जो प्रस्तुत किया, बड़ा ही सटीक था। और अभी निगम साहब ने जो हमारे जो मीडिया के जो पैराडॉक्स हैं, जो आपस के विरोधाभास हैं, उसे बताया। मैं अपने ओपनिंग रिमार्क में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी बातें कही गई अब तक मीडिया को लेकर, मैं ये कहूँगा कि मीडिया पर तमाम गोष्ठियाँ होती हैं, तमाम कोई न कोई सेमिनार होते हैं, तो कुल मिलाकर के मीडिया को लेकर के चिंता और चुनौती जो है प्रकट की जाती है, लेकिन उसका जो वास्तविक समाधान है उसकी गहराइयों में हम मीडिया कर्मी स्वयं नहीं जाते। कहीं न कहीं मीडिया की जो दुनिया बनी है ट्रेंड और ट्रेडिशन के आधार पर, ठीक है कि आज़ादी के पहले की मीडिया का हम लोग यशोगान करते हैं, तो उस समय मीडिया का एक ऑर्गेनाइज स्वरूप नहीं था, वो कहीं न कहीं परिवर्तन का और हमारे आज़ादी के आंदोलन के एक्टिविज्म का एक हिस्सा हुआ करता था। आप जितने बड़े आज़ादी के आंदोलन के रहनुमाओं को देखें, उनका कहीं न कहीं एक आंदोलनकारी और एक्टिविस्ट के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा पत्रकार का भी था। आप गांधी को देखें, मौलाना आजाद को देखें, लोकमान्य तिलक को देखें, लाला लाजपत राय को देखें, सब कोई न कोई अपना प्रकाशन चलाया करते थे। अम्बेडकर एक सामाजिक क्रांति की लड़ाई उस आज़ादी के आंदोलन के दौरान लड़ रहे थे, कहीं न कहीं उनका भी अस्त्र कहीं न कहीं मीडिया ही ज़्यादा हुआ करता था। तो उस दौरान की मीडिया का जो हम लोग वर्णन करते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में भूमिका थी, वो कोई अलग से भूमिका नहीं थी, वो एक पार्ट एंड पार्सल था। यह बात अलग है कि 1750 के बाद जब भारत में बंगाल के जरिए एक पुनर्जागरण हो रहा था, तो मीडिया उसका एक बहुत बड़ा वाहक था। उस समय करीब 1775 से लेकर के 1880 तक देश में कई पत्र पत्रिकाओं का आगमन हुआ और उसके जरिए देश में एक बौद्धिक क्रांति हो रही थी। चाहे राजा राम मोहन राय से लेकर के विपिन चंद्र पाल से लेकर के बंगाल, जो सबका एक बहुत बड़ा अड्डा था, कहीं न कहीं उसमें तमाम एक्टिविज्म के अलावा उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा मंथन हो रहा था। और मीडिया भारत के समाज को बदलने, उसे पुनर्जागृत करने और उनमें एक जोशो खरोश पैदा करने की एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रहा था। लेकिन आज़ादी के बाद जब हम लोकतंत्र को अपनाते हैं, तो हमें मीडिया को सीधे सीधे लोकतंत्र के नजरिए से देखना चाहिए। और जब लोकतंत्र को हमने अपनाया, किस तरीके के लोकतंत्र को अपनाया, वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ साथ संविधानवाद भी आया। तो संविधानवाद और लोकतंत्र के साए में, ठीक है कि देश में एक बहुत बड़ी घटना यह भी घटी कि देश का सांप्रदायिक विभाजन हुआ। तो उस समय जो तमाम देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए जा रहे थे, जवाहरलाल नेहरू को एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर कहा गया। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान के साथ साथ देश का एक एक चीज का फाउंडेशन तय किया, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नदी घाटी परियोजनाएं हो। तो उसी दौरान मीडिया का जो एक फाउंडेशन, सबसे पहले एक संविधान के जरिए, जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभिव्यक्त होना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। फंडामेंटल राइट में एक जो राइट टू एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, वो आम नागरिकों की एक तरह से फंडामेंटल राइट था। मीडिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक अलग उसकी इंटाइटी हो, इस बारे में हमारे रहनुमाओं ने और संविधान के निर्माताओं ने उसे विशेष रूप से तवज्जो नहीं दी। डॉक्टर अंबेडकर के सामने ये सवाल किया गया कि क्या मीडिया को भी एक अलग इंस्टीट्यूशन के रूप में, चूंकि आप जो लोकतंत्र अपना रहे हैं, चाहे वेस्ट मिनिस्टर जो मॉडल का ही लोकतंत्र क्यों नहीं हो, आपने आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तमाम तरह के संविधानों की विशिष्टताएं आपने ली, लेकिन अमेरिका में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस या प्रेस का लोकतंत्र में जो वहाँ योगदान है, उस परंपरा को उतना एक तरह से हमने अडॉप्ट नहीं किया। अम्बेडकर ने कहा कि आम नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी तरीके से मीडिया को भी अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता होगी। तो उसके आधार पर जो मीडिया का जो एक स्वरूप तय होना चाहिए था, वह अपने आप में ट्रेंड और ट्रेडिशन के भरोसे छोड़ दिया गया। अब जिस तरीके से आज़ादी के दौरान हमारे नेता चप्पल पहन करके या फटे कपड़े पहन करके लोगों से चंदे ले लेकर के अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी कम से कम 4 प्रकाशन चला रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद एडवर्टीजमेंट लेने का उस समय विरोध किया था, उसे वो अनैतिक मानते थे। कहते थे इससे कहीं न कहीं हमारे अखबार की या पत्रिका की एडिटोरियल जो है वो प्रभावित होगी। अफ्रीका में भी उन्होंने अपना एक इंडियन ओपिनियन जो है पत्रिका बनाई थी। तो इसके आधार पर जो पत्रिका का पत्रकारिता का जो एक फाउंडेशन भारत में जो एस्टेब्लिश हो रहा था, वह लकीर के फकीर वाला आज़ादी के बाद भी बना रहा। अब इसके तहत पत्रकारों को ये माना गया कि ये तो बिल्कुल ऋषि की ही तरह तपोनिष्ठ बन करके और बिल्कुल एक तरह से निष्काम भाव से देश की समाज की सेवा करेंगे। और लोकतंत्र में जो शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत आया कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सब अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगी और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे। लेकिन मीडिया को एक चौथा खंभा जरूर कहा गया, लेकिन वह कहीं से भी ऑफिशियल नहीं था, कहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मीडिया एक ऑफिशियल फोर्थ पिलर के रूप में काम करेगा और चेक एंड बैलेंस के रूप में काम करेगा। लेकिन जब हम अपने इतिहास पर टटोलते हैं, ट्रेंड और ट्रेडिशन को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि मीडिया ने एक वॉच डॉग का काम किया, लोकतंत्र के प्रहरी का काम किया। और राजनीति में जितने लोगों का कैरियर बना, कहीं ना कहीं वो मीडिया के जरिए ही उनका कैरियर जो है परितार्थ हुआ। मीडिया देश में, समाज में और दुनिया में तमाम बदलावों और परिवर्तन का माध्यम बना, क्योंकि उसके जरिए ओपिनियन बनाना आसान था। तो ऐसे में आजादी के बाद अखबार या पत्रिका जिस रूप में मीडिया का फॉर्म था, जो तकनीक उस समय कंटेम्पोररी तकनीक थी, उसके तहत मीडिया ने एक कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का काम किया, पब्लिक ओपिनियन बनाया। और ज्यादातर जो पॉलिटिकल प्लेयर थे, उनकी चाहत ये थी कि मीडिया हमारे लिए सहयोग करे, हमारी मदद करे, हमारे लिए टूल का काम करे। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी थॉट ऑफ स्कूल ने यह नहीं कहा कि मीडिया को भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हो। तो कुल मिलाकर के जो एक मीडिया में जो बिटवीन द लाइन का जो कॉन्सेप्ट आया कि 2 लाइन है, वो पॉलिटिकल लाइन है। और हम मान करके चले कि मीडिया की भी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह होगी, और हम अपना एक जो इंडिपेंडेंट जो मीडिया की अपनी आइडियोलॉजी है कि हर शोषण के खिलाफ, हर अत्याचार के खिलाफ, हर अनाचार के खिलाफ, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ, हर अन्याय के खिलाफ, हर मजलूम के खिलाफ होने वाली परेशानियों के खिलाफ, हर तरीके के समाज में जितने ऑट्स हैं उसके खिलाफ मीडिया का काम करना उसकी अपनी आइडियोलॉजी। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो अपने तरीके से तय होती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पिछड़कू बन गए। कभी इस आइडियोलॉजी में, किस आइडियोलॉजी में, आज आप प्रेस क्लब में जाइए, तमाम मीडिया संगोष्ठियों में जाइए और तमाम मीडिया के जमात के लोगों से बात करिए, वो एक ही बात करता मिलेगा, मोदी का समर्थन या तो मोदी का विरोध। यानी कि वह कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दलों की आइडियोलॉजी का मानसिक गुलाम बन चुका है और उसी के आधार पर चीजों को सोचता है। अब हम बात करें बदलता मीडिया और बदलता दर्शक, तो मीडिया में तकनीक की चुनौती सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आज भी वो ओल्ड क्लासिक्स के तहत चलते हैं, उनका वही तौर तरीका होता है, वैसे ही आप सभासदों खड़े हो जाइए, सभा अध्यक्ष आ रहे हैं, वो पुरानी परंपरा चली आ रही है। लेकिन मीडिया में हर समय तकनीक की चुनौती आती है। छापे खाने की अद्यतन टेक्नोलॉजी आई, फिर छापा खाना सैटेलाइट से जुड़ा, फिर उसके बाद टेलीविजन चैनल 70 के बाद आता है, फिर टेलीविजन की टेक्नोलॉजी आई तो टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट की चुनौती आई, फिर उसके बाद में ये लंबा चला प्रिंट वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक की लड़ाई चली, फिर उसमें एडवर्टीजमेंट पॉलिसी हो, न्यूज़पेपर की पॉलिसी हो, सर्कुलेशन, नंबर ऑफ सर्कुलेशन की आपस में रेस हो, फिर जो है टेलीविजन के आने के बाद टीआरपी की जो रेस हो, और फिर उसके बाद डिजिटल और वेब मीडिया का आगमन होता है। और 2010 के बाद आज सबसे ज्यादा रेस में सोशल मीडिया खड़ा है। अमित जी ने बड़ी अच्छी बात की कि मीडिया में पहले लोकतंत्र नहीं था, लोगों की आवाजें बड़ी ही सेलेक्टिव तरीके से सुनी जाती थी, उसमें भाई भतीजावाद होता था। कहीं न कहीं सोशल मीडिया ने मीडिया का लोकतांत्रिकरण या लोकतंत्र में मीडियाकरण एक तरह से करने का काम किया, सबके हाथ में टूल दे दिया। लेकिन मीडिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन लोकतंत्र का यदि वॉच डॉग है,
अगर वो ओपिनियन मेकर करता है, पब्लिक ओपिनियन बनाता है और निष्पक्ष पब्लिक ओपिनियन बनाता है, जिस तरीके से हमने जुडिशियरी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है कि वह अगर कंटेम्प्ट ऑफ लॉ जो कंटेम्प्ट लॉ है उसका भी शील्ड लेते हुए हम ये मान करके चलते हैं कि वह जो भी कहेगा वो निष्पक्ष कहेगा और किसी के दबाव में नहीं कहेगा। लेकिन हमने मीडिया को ये दर्जा कभी नहीं दिया। केवल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या मीडिया की जो फ्रीडम ऑफ मीडिया का नारा चलाया गया, जिसके पीछे कहीं ना कहीं उसका कैपिटलिस्ट कॉनोटेशन था, उसका एक पूंजीवाद का एक कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव था कि मीडिया को कोई एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये आवाज उतनी नहीं गूंजी जिस तरह की मीडिया को फ्रीडम दिया जाए, चाहे उनके 90% पत्रकारों की हालत कितनी भी अनिश्चित हो। आज मैं देखता हूं कि आज हमारे साथ ही 2 लोग जो बैठे हैं वो मीडिया कर्मी थे और आज ये मीडिया के अध्यापक हो गए। इनको मालूम है कि मीडिया के जब अध्यापक हो गए तो आप एक सैलरी वेज बोर्ड कमीशन के तहत आ जाते हैं, लेकिन जब आप मीडिया पर्सन होते हैं तो मीडिया पर्सन की सैलरी और तमाम सुविधाएं और उसकी आर्थिक सुनिश्चितता वह प्रोफेसरों के बराबर क्यों नहीं होती, इसकी मांग कभी नहीं की गई। मीडिया में तमाम तरीके की उपदेशात्मक बातें की जाती हैं जो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन जब मीडिया को संविधान के चौथे खंभे की तरह बाकी 3 खंभों की तरह दर्जा दिया जाए, वो मीडिया कर्मियों से आवाज नहीं उठती। मीडिया आयोग 1970 में बना, प्रेस आयोग, उसके बाद वो डिफंक्ट हो गया और आज की तारीख में मीडिया आयोग की इतनी जरूरत है क्योंकि मीडिया हम कहते हैं कि इररेस्पॉन्सिबल है, नॉन अकाउंटेबल है, नॉन सेंसिटिव है। तो इन सबको अगर काउंटर करना है तो मीडिया आयोग चाहिए, एक मीडिया नीति चाहिए, संविधान में मीडिया का दर्जा चाहिए और एक बराबर लेवल प्लेइंग करना होगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहाने कैपिटलिस्ट मीडिया पर आई है और कैपिटलिस्ट का पॉलिटिकल पार्टी से नेक्सस है और उसके जरिए ये लोकतंत्र जो है खानापूर्तिवाद का और एक फॉर्मल क्रेसी बन चुका है ये डेमोक्रेसी, और उसके आधार पर ये सारी चीजें तय होती हैं, सारी चीजों का जो है एजेंडा सेट होता है और कुल मिलाकर के एक रोबोस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो इवॉल्व होनी चाहिए, माफ कीजिए वो इवॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई भी सत्ता नसीब, बस एक लाइन और, वह कभी नहीं चाहेगा कि मीडिया निष्पक्ष हो, वो हमेशा चाहेगा कि मीडिया उसके समर्थन में हो। आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कोई सवाल अगर बीजेपी फ्रेंडली आता है तो वो सीधे कहते हैं कि आप बीजेपी से आए हो। अगर कोई कांग्रेस फ्रेंडली सवाल करते तो उसको भी अगर वो कहने की हिम्मत रखें कि आप कांग्रेस से क्यों आए हो, तो उनकी ये मांग होनी चाहिए कि मीडिया को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, ना हमें कांग्रेस मीडिया चाहिए ना बीजेपी मीडिया चाहिए। आज सवाल सबसे बड़ा मौजूद सवाल यही है। कई महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई और कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि लोकतंत्र का मीडियाकरण हो चुका है आज के दौर में, और जो निष्पक्षता मीडिया की दिखनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में है और हम पार्टियों के खेमे पर बढ़ गए हैं। और पहले ये चीज़ें पहले भी थी, लेकिन पहले कहीं ना कहीं लुकी छुपी थी। आज के दौर में सबको पता है कि जो एंकर है, ये जो पत्रकार है, ये किस खेमे का है, ये अगेंस्ट है या उस तरफ है। तो ये जो चीज़ हुई है ये बड़ा नुकसानदेह है मीडिया के लिए, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं और पहले तो हो चुकी थी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद। अब मैं चाहूँगा रीता जी ने अपना लंबा समय बिताया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो प्रिंट मीडिया में भी इन्होंने काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इन्होंने काम किया। वो चेंजेस क्या था और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चेंजेस इन्होंने देखे और जो सोशल मीडिया का प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पड़ रहा है वो कैसे देखती है? जी अनिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले मैं अंत सेवा फाउंडेशन जो कि वर्सटाइल वे में चहुं दिशाओं में जो काम कर रहा है उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इस मंच पे मुझे मौका दिया गया इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और औपचारिकता, हालांकि सारे लोग कह चुके हैं लेकिन ये औपचारिकता होती है, इसलिए एक बार फिर से आदरणीय स्मिता जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय राजन राज जी और इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। बात मीडिया की हो रही है तो आज इस बात की शुरुआत मैं आज के अपने एक्सपीरियंस के साथ ही करूंगी, क्योंकि पारंपरिक मीडिया और टेक्नोलॉजिकल मीडिया का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपेयर करती हूँ कि कितना इवॉल्व हुआ मीडिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा मीडिया के
मानस पे किस तरह से टेक्नोलॉजी हावी हुआ, बाजारीकरण हुआ, इस पर मैं बात आज के एक्सपीरियंस से, मैं यहाँ देरी से आई, इसलिए आप लोग सभी से क्षमा मांगती हूँ। लेकिन देरी से क्यों आई? गूगल मैप का जो डायरेक्शन स्मिता जी ने मुझे भेजा था, गूगल मैप में मैं घूमती रह गई 3-4 राउंड हमारे आसपास ही, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। 3-4 राउंड मारने के बाद जब लेट हो रही थी तो स्मिता जी का फोन आया, किसी ने बोला कि गेट नंबर 3 से क्लब में आना है, किसी ने बताया। तो मैं फिर फाइनली पूछते पूछते तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे वो आप यहाँ से जाएंगे तो वो सोसाइटी वहाँ पे है। तो टेक्नोलॉजी घुमा रहा था और एक व्यक्ति विशेष ने मुझे रास्ता दिखाया। मैं उस गेट नंबर 1 तक पहुँची। गेट नंबर 1 से पहुँची तो 1 है तो आगे 2 है, फिर 2 आया, तो मैं सोची कि 3 पर भी पहुँच ही जाऊँ। तो 3 पर जब पहुँचने की बात आई तो फिर घूम गई, वो 3 आ ही नहीं रहा था सीधे रास्ते में। तो फिर मैंने जाके किसी से पूछा तो वो बोले कि आप जहाँ पे आप रॉन्ग साइड से ही ले लीजिए क्योंकि आगे से बहुत घूमना होगा। तो हमने गाड़ी रॉन्ग साइड से घुमाई। बोला कि जहाँ पे ये वॉल खत्म होगा वहाँ से ठीक एक गली पतली सी रोड जाती है, वहाँ पे चले जाइएगा। तब डिस्टेंस 1 मिनट दिखा रहा था, हमारे आपके बीच की दूरी 1 मिनट की थी। जैसे ही मैं उस गली में आई, गूगल बोलता है 7 मिनट। तो फिर मैं फिर घूम गई, कह रहे मुझे संशय हुआ उस व्यक्ति पे जिसने रास्ता दिखाया है। तो फिर मैं उलट के पीछे गई, कहीं एक गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए। तो फिर जब देखा कि नहीं उधर से भी नहीं आ रहा है, फिर मैं उसी रास्ते पे फिर दोबारा पूछी और आई। तो उस व्यक्ति पे शक करते हुए मैं उसी रास्ते पे जैसे जैसे वो बताया थे मैं चलते आई और यहाँ पहुँची। तो टेक्नोलॉजी पे जिस पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं और मानव जीवन जिसको आप शक की नज़र से देखते हैं, सबसे पहले तो आपको हमको, चाहे वो मीडिया हो चाहे आम व्यक्ति हो, उसको क्लियर होना पड़ेगा कि समाज में अगर हमें आगे बढ़ना है तो विश्वास किसका करना है, सबसे विश्वसनीयता कहाँ पे जमानी है। फिर आया कि हम लोग इस नई टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं और इन्होंने एक नए सॉफ्टवेयर का नाम दिया, क्या नाम? ChatGPT के बाद वो जेनिस आ रहा है और वो सारे फॉर्मेट तैयार कर देगा, हेडलाइन भी लिख देगा और ये भी कर देगा। वो सारा जब माया से मैंने पत्रकारिता शुरू करी थी, माया भी इतना ही हार्डकोर मैगजीन था, ये सभी जानते होंगे कि माया को एक बार सरकार ने ऐड देना बंद कर दिया तो माया ने अपने हर मैगजीन के पब्लिकेशन के हर प्रति पे लिखवाना शुरू किया कि कृपया हमारी मदद करें, हमें सरकार विज्ञापन नहीं दे रही है और हमारी संस्था को चलाना मुश्किल हो रहा है। और उस आम लोगों के सहयोग से माया बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन इतने हार्डकोर पॉलिटिकल मैगजीन थी कि उसका लंबे समय तक चलना मुमकिन नहीं था, क्योंकि राजनीति, सत्ताधारी राजनीति के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो आपको उसको भुगतना पड़ेगा। तो जेनेसिस और जो भी आ जाए, लेकिन फाइनली क्या होगा, वो फिनिशिंग टच जब देना होगा, खबर की एंगल लेनी होगी, खबर को किस फॉर्मेट में भेजना है, आम जनहित के लिए ये कितना प्रभावी रहेगा, ये जब तय करना होगा तो वो जेनेसिस भी नहीं करेगा, जब जीमैट भी नहीं करेगा, कंप्यूटर भी नहीं करेगा, वो व्यक्ति विशेष यानी कि हम अनिल निगम जी और मनोहर जी ही तय करें कि इसको किसके फायदे के लिए भेजना है। तो इसका मतलब हमें अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि एज ए मीडिया पर्सन हमारी जिम्मेदारी क्या है। मैं इस बात से भी इत्तेफाक जो इन्होंने बोला कि मीडिया आज प्रोफेशन हो गया, मैं मानती हूँ कि मीडिया को प्रोफेशन ही होना चाहिए। मीडिया अगर प्रोफेशनल नहीं रहेगा तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाएगा। और इन्होंने जो बोला कि आज हर कोई पत्रकार हो गया है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि हर कोई अगर पत्रकार हो जाएगा तो फिर आखिर पत्रकार क्या करेगा। और एक बात इसलिए भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ क्योंकि डॉक्टर अगर कोई बनता है तो उसको डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है, इंटर्नशिप करना पड़ता है, उस प्रोफेशनलिज्म में उसको एक लंबे समय तक अपनी सेवा देनी पड़ती है, तब जाके वो एक मजा हुआ डॉक्टर माना जाता है। वैसे ही अगर टीचर किसी को बनना है तो बीएड की डिग्री होनी चाहिए, पढ़ाई का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो टीचर माना जाता है। और वैसे ही बाकी प्रोफेशन इंजीनियर और बाकी लोगों को देखें तो वैसे ही होता है। तो ऐसे
प्रोफेशन, हम इसको टेक्नोलॉजी टेक्निकल क्यों नहीं मानते हैं कि लिखने का एक स्किल है। हर कोई आपको मीडिया पर्सन जो पैशन है, प्रोफेशनल हर कोई बन सकता है, लेकिन अंदर का पैशन और एक मीडिया पर्सन कोई भी बना नहीं सकता है। आप पैदाइशी ही बनेंगे, और जिसके अंदर वो स्पार्क होता है वो कभी भी रुक नहीं पाता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो गलत होता हुआ देख नहीं पाता है, वो खबर को खबर की तरह जाना चाहिए। ये अनिल जी भी जानते होंगे, वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद टोक देते होंगे कि नहीं इसको ऐसे जाना चाहिए, वो अपने संस्थान में भी टोकते होंगे। तो ये होता ही है क्योंकि ये स्किल है, ये हमारा पैदाइशी स्किल है। आपने डॉक्टरी पढ़ के सीख के लिए, ये आपने इंजीनियरिंग पढ़ के सीख के लिए, कोई पैदाइशी इंजीनियर नहीं हो सकता है, लेकिन ये स्किल ऐसा है जैसे कोई कवि पैदाइशी होता है, उसको उसके लेखनी को मांझा जा सकता है एक समय के साथ, लेकिन अंदर से अगर उसके अंदर वो कवि वाला जीन जो है नहीं रहा होगा तो वो एक कविता पढ़ तो सकता है लेकिन कवि बन नहीं सकता। तो ये फर्क महसूस करना होगा। मैं मनोहर जी के बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि मीडिया में के नियम कानून बनने बहुत जरूरी है ताकि हर कोई पत्रकार नहीं बन पाए। सोशल अब आप इस बात को भी थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि वायरल इज नॉट अ न्यूज, वायरल थिंग्स आर नॉट अ न्यूज। खबर में और वायरल क्लिप्स में बहुत का फर्क है। खबर और ये छोटी खबरों का एक चलन तो है जिसको एक पब्लिसिटी मिल जाती है, जिसको देखना लोग पसंद करते हैं, लेकिन हम सभी बताएं, यहाँ सभागार में बैठे सारे लोग, क्या हम खबर की डिटेल नहीं जानना चाहते? अगर हमारे बीच में भारत और अमेरिका के बीच में कोई पैक्ट हुआ है तो बस वो छोटा सा वायरल वीडियो कि बाइडेन ने मोदी के साथ हाथ मिलाया और बाइडेन बहुत अच्छे जेस्चर के साथ मिल रहे हैं, क्या यही हमारे लिए एनफ होता है? क्या हम नहीं जानना चाहते हैं कि हमारे साथ जो डील हुई है, चाहे वो स्ट्रैटेजिक डील हुई हो, चाहे वो डिफेंस डील हुई हो, चाहे सोशल इशूज पे हम और अमेरिका, जैसे इस बार महिला उत्थान को जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया इस G20 की बैठक में, और उसको स्पेशल कैटेगरी में रखते हुए सारे देशों ने ये माना कि हाँ महिलाओं को लेकर के इसका मतलब भारत में ही महिलाओं को लेकर के लोग ऐसे असंवेदनशील नहीं है। ये G20 के जितने देश और बाकी जो 9 देश आमंत्रित थे, ये इतने देश तो कम से कम हैं कि उन्होंने हामी भरी कि हाँ हम अपने अपने देश में और आपके देश में भी मिलकर महिला संवेदनशीलता की तरफ काम करेंगे, उनके उत्थान के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। तो ये तो बात तय है कि हम भारत को सिर्फ नहीं सोच सकते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है। मैं इनफैक्ट बताती हूँ, मैं अपने रिसर्च वर्क के लिए, फेलोशिप के लिए जब यूएस गई थी तो भारत की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू अदर कंट्री, क्योंकि भारत में आप जिन छोटे कपड़ों को, जिन फैशनिज्म को, जो कि फैशन इज्म नहीं है, वहाँ पे सेक्सिज्म है, उसको जिस तरह से आप प्रभावित होते हैं, वहाँ पे महिलाएं प्रस्तुति की चीज है, उन छोटे कपड़ों के माध्यम से, उन लाउड मेकअप के माध्यम से। लेकिन हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं वो संस्कृति की चीज है, वो संस्कृति है, हम उनको लिबास में देखना चाहते हैं, हम उनका जो मेकअप है, उनका जो अटायर है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसमें शिष्टाचार देखना चाहते हैं। तो ये फर्क है, वहाँ नहीं देखना चाहते हैं। वहाँ पे लड़कियाँ जितनी लाउड होती हैं उनके लिए उतना ही ग्रोथ अच्छा होता है, उनके लिए उतना ही सम्मान होता है, मतलब शी इज वेरी बोल्ड। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बोल्ड नहीं थी, क्योंकि वो तो साड़ी में, वो मराठी स्टाइल वाली साड़ी में जब युद्ध करने गई थी तो उनके बोल्डनेस का कोई मुकाबला हो सकता है? उस समय में उनकी खूबसूरती को कोई आंक सकता है? तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में उस सोशल मीडिया जो कि आज हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भारी पड़ता जा रहा है, उस सोशल मीडिया की तरफ जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी है। आप क्या न्यूज पिक कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके पिकअप करने के होड़ में अगर मीडिया प्रभावित होके उसी ढर्रे पे चलने लगा तो फिर अपने ट्रैक से वो कहीं ना कहीं गिव अप हो रहा है। और हमें, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया के पार्ट हैं, अगर
जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को आजकल सोशल मीडिया का नाम दिया जा रहा है, तो उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ई पेपर आता है जो हम पढ़ते हैं। उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वेब पोर्टल होता है जिस पे हम खबरों को पढ़ते हैं। उसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हम टीवी भी देखते हैं, टीवी के सारे स्क्रीन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हम न्यूज़ और सोशल इश्यूज को भी पढ़ते हैं और सारे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो आपको क्या गैदर करना है ये मीडिया नहीं आपको सिखाएगा, मीडिया को आप बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। अगर वो हिट राइट चीज़ों पे ज़्यादा जाती है तो मीडिया उसकी तरफ भागेगा, और अगर आप रॉन्ग चीज़ को पिकअप करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके टेस्ट की चीज़ें वो प्रस्तुत होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बातें बताई है। और मीडिया के साथ साथ जो जीवन के जो दूसरा आयाम है उस पर भी इन्होंने चर्चा की। और क्योंकि स्मिता जी की तरफ से कहा गया है कि 2:30 बजे के पहले कार्यक्रम खत्म कर देना है और समय बहुत नज़दीक आ चुका है, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, कि अभी मनोहर मनोज जी ने कहा कि ये जो दौर है ये लोकतंत्र का मीडियाकरण है। तो आज जो ताकत है जो कभी मीडिया के पास होती थी वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने आप तक पहुंचा दी है, आम लोगों तक पहुंचा दी है। जैसे उन्होंने कहा ट्रेनिंग लेकर के लेने वाली बात है। पहले मीडिया जो था वो वन वे कम्युनिकेशन था, मीडिया जो कहता था वो आप जो दर्शक थे, जो श्रोता थे, जो व्यूअर थे वो सुनते थे। आज ये 2 वे कम्युनिकेशन है। आज अगर आप कोई रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर चिकित्सा के क्षेत्र में आपने कोई रिपोर्ट की, आपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई रिपोर्ट की, तो सामने वो जो बैठा हुआ चिकित्सक है, डॉक्टर, इंजीनियर है, वो आपको टोक सकता है। जहाँ पर आप तथ्यों में गलत जाएंगे, जहाँ प्रस्तुति में गलत जाएंगे, वो तुरंत बता सकता है। तो आज पत्रकार होना पहले से ज़्यादा बड़ी चुनौती है, और साथ ही आपकी चुनौती भी बड़ी है एक दर्शक के तौर पर। जो अभी एकता जी ने कहा कि आप क्या चुन रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बाजार तो बहुत कुछ मांगता है। आज से ही नहीं, सदियों से बाजार बहुत कुछ मांगता रहा है, मगर समाज को देना क्या है। अगर इसका निर्णय कुछ सक्षम लोगों के पास रहे, कुछ जो समझदार लोग हैं, तो एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। मगर ये समय खत्म हो चुका है, अब सबकी अपनी अपनी भूमिका है और सारे लोग इसमें आ रहे हैं। तो इसके साथ ही अब क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, तो मैं संगोष्ठी को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद देना चाहूँगा मनोहर जी का, अनिल निगम जी का और अनीता चौधरी जी का, जो उन्होंने अपने विचार यहाँ रखे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी जो मीडिया का जो बदलता स्वरूप है और जो बदलते दर्शक है उसके बारे में पहले से बेहतर जानकारी मिली होगी, और इसका फ़ायदा जो अब आप सोशल मीडिया यूज़ करें उसको होना चाहिए। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्मिता जी को, प्रियंका जी को, राजेश राज जी को, उस पूरे अंतस सेवा फाउंडेशन को जो इतना बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं ये इस पथ पर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही उन्नति को अग्रसर होते रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब और नहीं चलने देनी, अब और नहीं चलने देनी अंधियारों की मनमानी है। अंतस में जोत जलानी है, अंतस में जोत जलानी है, अंतस में जोत जलानी है, अंतस में जोत जलानी है। धूम 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 ताना धूम धूम देरे ताना धूम 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 ताना धूम 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 ताना धूम धूम देरे ताना धूम 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 ताना धूम। उजियारा क्यों कुछ घर तक हो, दीपक तल से अंबर तक हो।